सलाम गाइस, आज हम फाइलम मोलस्का की थर्ड सब क्लास सेफलापोडा पढ़ेंगे। सेफलापोडा में मेन एनिमल्स आ जाते हैं ऑक्टोपसेस, स्क्विड्स, कटलफिश एंड नॉटिलसेस। ये सबसे कॉम्प्लेक्स मोलस्क्स हैं और काफ़ी तरीकों में सबसे कॉम्प्लेक्स इनवर्टिब्रेट्स भी हैं। यानी कि तमाम इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड एनिमल्स हैं तो वो सेफलापोड्स हैं। वो कहता है इंटीरियर पोर्शन ऑफ द सेफलापोड फुट हैज बीन मॉडिफाइड इनटू टेंटिकल्स और आर्म्स, कि उसका जो फुट रीजन था मोलस्क के अंदर वो टेंटिकल्स में चेंज हो गया और जो टेंटिकल्स हैं वो प्रे कैप्चर यानी शिकार करने में, अटैचमेंट, लोकोमोशन एंड कॉप्यूलेशन यानी कि गैमेट्स एक्सचेंज करने में इस्तेमाल होती है। ये एक स्क्विड है, इसमें भी वही टेंटिकल्स आपको नजर आएंगे। इसके अलावा इसकी फुट जो है वो एक फनल में इवॉल्व हो जाता है। फनल साइफन की तरह एक पाइप होता है जहां से वाटर फ्लो को कंट्रोल किया जाता है या जहां से चीज़ों को एक्सक्रीट किया जा सकता है। सेफलापोड का जो हेड होता है वो उसके विसरल मास के साथ बिल्कुल उसी लाइन में होता है, सेपरेट नहीं होता। एंड दे हैव अ हाईली मस्कुलर मेंटल दैट इनक्लोजेस द बॉडी एक्सेप्ट द हेड एंड टेंटिकल्स। इनकी जो मेंटल है, जो मेंटल की टिश्यू कवरिंग है, वो पूरी बॉडी को इनक्लोज करती है सिवाय उनके हेड के और टेंटिकल्स के। अब शेल पे आ जाते हैं। एंसेस्ट्रल सेफलापोड्स में शायद एक कॉन की शेप में शेल होगी, लेकिन अब किसी भी सेफलापोड में शेल नहीं है सिवाय एक क्लास के जिसे हम नॉटिलस कहते हैं। ये है नॉटिलस और इसकी एक्सटर्नल शेल है। इसके अलावा किसी भी सेफलापोड में यानी ऑक्टोपस में, स्क्विड में और कटलफिश में एक्सटर्नल शेल मौजूद नहीं है। अब हम शेल की कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम से समझते हैं। नॉटिलस की शेल में वो कहता है कि उसकी शेल को अंदर से डिवाइड किया हुआ है सेप्टा ने। ये जो आपको पार्टीशंस नजर आ रही हैं इन्हें हम सेप्टा कहते हैं। ये नॉटिलस की शेल को डिवाइड कर देती हैं। जो ही नॉटिलस ग्रो करता जाता है वो अगली अगली सेप्टा से में जाता जाता है और पीछे वाला चेंबर बंद होता जाता है। यानी शुरू में वो यहाँ से बड़ा होता गया यूं घूमता 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 आगे की तरफ आता गया। वो जूं बढ़ता जाएगा, यहाँ पे एक और सेप्टा आ जाएगी और वो आगे की तरफ चला जाएगा। यूं बीच में चेंबर्स बनते जाएंगे और नॉटिलस सबसे आखिरी चेंबर में होगा। फिर वो कहता है कॉर्ड ऑफ टिश्यू कॉल्ड साइफंकल परफोरेट्स द सेप्टा। ये जो आपको बीच में से कॉर्ड ऑफ टिश्यू नजर आ रही है, एक बिल्कुल लाइन तोड़ती भी जा रही है इन पार्टीशंस को, इसे साइफंकल कहते हैं। ये है साइफंकल। ये साइफंकल क्या करती है, इन पार्टीशंस के अंदर जो लिक्विड होता है उसे वो ऑब्जॉर्व कर लेती है और यहाँ पे गैसेस रिलीज करती है। गैसेस से इसके अंदर बॉयंसी आ जाती है। ये जो नॉटिलस है ये पानी में डूबता नहीं है बल्कि दरमियान में तैरता रहता है, क्योंकि इसकी शेल की चेंबर्स में हवा भर चुकी है। हवा के लेवल को वो ऑस्मोसिस से कंट्रोल करता है, जिसके जरिए वो अपनी बॉयंसी या अपने तैरने को पानी के अंदर कंट्रोल कर सकता है। लेटरल व्यू में अगर आप देखें तो ये साइफंकल कैनाल है जो हर सेप्टा को तोड़ती जा रही है और ये उसका लास्ट बॉडी चेंबर है। फिर वो कहता है बाकी सारे सेफलापोड्स में शेल या रिड्यूस है या एब्सेंट है। जो कटलफिश है उसमें शेल इंटरनल होती है और यानी उसकी बॉडी के अंदर होती है बजाय इसके बॉडी के एक्सटीरियर में हो, और वो भी गैस फील्ड होती है जो बॉयंसी को कंट्रोल करती है। कटलफिश की जो शेल है उसे हम कटल बोन कहते हैं। ये यूज होती है पाउडर, पॉलिशिंग का पाउडर बनाने के लिए और बर्ड्स को फीड देने के लिए। जो स्क्विड की शेल है वो रिड्यूस हो जाती है पेन नेम स्ट्रक्चर में। जिस तरह के कटलफिश की जो शेल थी वो कटल बोन कहलाती है, तो स्क्विड की जो शेल है वो पेन कहलाती है। इसी तरह स्क्विड्स के अंदर कार्टिलेजिनस प्लेट्स भी होती हैं जो उनकी मेंटल वॉल, नेक और हेड रीजन को सपोर्ट। फिर आ जाता है लोकोमोशन कि सेफलापोड्स मूव कैसे करते हैं। सेफलापोड्स जेट प्रोपल्जन मैकेनिज्म यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। जेट प्रोपल्जन मैकेनिज्म ये होता है कि आप अपने पूरे जिस्म में पानी भर लें और उसे फोर्सफुली बाहर निकालें कि वो बाहर जब उस प्रेशर से वो बाहर निकलेगा तो फोर्स आगे की तरफ लगेगी और आगे की तरफ आप मुड़ जाएंगे। यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि सेफलापोड्स के अंदर दो तरह की मसल्स होती हैं, सर्कुलर और रेडियल। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जो सर्कल में उसके गिर्द, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, उसकी कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और पानी बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। और वो फौरन पानी को बाहर जाने नहीं देगा बल्कि वो पानी को कंट्रोल करेगा कि वो डायरेक्ट इस साइफन से बाहर निकले। जब पानी प्रेशर से बाहर निकलेगा साइफन से तो स्क्विड जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। इसी तरह सर्कुलर के अलावा रेडियल मसल्स है। जब रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इसका रेडियस इंक्रीज हो जाता है, मेंटल कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और पानी दोबारा से इसके अंदर आ जाता है। फिर वो कहता है कि इनकी जो पोस्टीरियर फिन्स हैं वो स्टेबलाइजर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। साइफन जो है उससे जब पानी प्रेशर से निकल रहा होता है उसके साथ कुछ मसल्स अटैच होती हैं जो ये कंट्रोल करती हैं कि किस डायरेक्शन में पानी का प्रेशर जाए और उसी डायरेक्शन के ऑपोजिट फिर स्क्विड या ऑक्टोपस मूव कर जाता है। और जो फिन्स है वो स्टेबलाइजर का काम करते हैं कि प्रेशर के जरिए वो झटका ना लगे उसे बल्कि उसकी मूवमेंट स्टेबल रहे। इसी तरह उसने फ्लाइंग स्क्विड्स की बात की है कि स्क्विड मैंने आपको बताया था 18 मीटर्स तक चले जाते हैं, सबसे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में आते हैं। तो जेट प्रोपल्जन मैकेनिज्म के जरिए जिस तरह एक रॉकेट स्पेस में फ्यूल के जरिए बर्न करके तो स्पेस में प्रोपेल होता है, इसी तरह ये पानी के अंदर से इतने जोर से प्रोपेल होते हैं कि बाहर की तरफ आके उड़ते हुए नजर आते हैं। इस वजह से उन्हें फ्लाइंग स्क्विड्स का नाम दिया गया जो फैमिली ओनिकोटियूथिडी से बिलोंग करते हैं। फिर आगे वो कहते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन। मोस्ट सेफलापोड्स लोकेट देयर प्रे बाय साइट। उनकी आइज हाईली डेवलप्ड हैं और वो आंखों से अपना प्रे देख के कैप्चर करते हैं। इससे पहले बाइवॉल्व्स और गैस्ट्रोपोड्स जो थे वो कीमोटैक्सिस यानी केमिकल्स के जरिए प्रे को अट्रैक्ट करते थे या डिटेक्ट करते थे। जो सारे सेफलापोड्स में जॉज भी होते हैं और रेड्यूला भी होते हैं। ये स्ट्रक्चर जो थे बाइवॉल्व्स में रिड्यूस हो गए थे। जॉज जो हैं वो फूड को बाइट करने में जाहिर सी बात है वो हेल्प करेंगे। कटलफिश और नॉटिलस जो होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स पे प्रे करते हैं। फिर वो कहता है ऑक्टोपसेस और नॉक्टर्नल हंटर्स। नॉक्टर्नल हंटर्स का मतलब है कि वो रात के वक्त शिकार करते हैं और शिकार करने के लिए उनके पास होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स जिनके जरिए वो पॉइजन जो है अपने प्रे में इंजेक्ट करते हैं। ये हमारा ऑक्टोपस है, ये इसका रेड्यूला स्ट्रक्चर आ गया, ये इसके पावरफुल जॉज आ गए, ये इसका स्लाइवरी ग्लैंड का डक्ट है और यहाँ से वो अपना पॉइजन या जहर सिक्रीट करेगा
और जो जाके तो फौरन उसके प्रे या उसके शिकार के अंदर उसे पैरालाइज कर देगा। तो इनके जॉज, रेड्यूला एंड सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। फिर वो कहता है इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये यहाँ से आ रहा है, ये मस्कुलर होता है, इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी होती है जो आपने ह्यूमंस में पढ़ी होगी। और दूसरा ये कि डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है, कि इनके स्टमक के अंदर होती है बजाय इसके कि वो सेल्स के अंदर हो, और इंटेस्टाइन जाके तो एनएस में खत्म हो जाती है। उसके अलावा इनके स्टमक के आगे एक लार्ज सीकम भी होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। अदर मेंटेनेंस फंक्शंस, वो कहता है कि सेफलोपोड्स का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि बाकी मोलस्क के अलावा इनमें स्पेशली ये होता है कि ब्लड टिश्यू साइनसेस में जाने की बजाय कैपिलरीज के अंदर कन्फाइन रहता है। कैपिलरी बेड्स जो हैं वो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करते हैं। सेकंड इनमें यूनिक बात यह है कि इनमें एक सिस्टेमिक हार्ट है, उसके अलावा दो ब्रांकियल हार्ट्स भी है। ब्रांकी का लफ्ज गिल से निकला है, यानी हर गिल लेफ्ट और राइट पे अपने साथ एक अलग से हार्ट रखती है, और वो हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड उस गिल के अंदर। तो इनका एक तो मेन हार्ट है जो सिस्टेमिक हार्ट है, उसके अलावा इनके अंदर ब्रांकियल हार्ट्स भी मौजूद होते हैं। लास्टली वो कहता है कि ब्लड वेसल्स जो है वो नेफ्रीडिया यानी इनके किडनी लाइक स्ट्रक्चर से एसोसिएट करती हैं और ब्लड आसानी से फिल्टर हो सकता है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इनका नर्वस सिस्टम। इट इज अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड का मतलब है इस जैसी और कोई मिसाल है ही नहीं। इनके जो ब्रेन्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, और जो फ्यूजन ऑफ गेंगलिया यानी कि जो बाइवॉल्व्स थे और मोलस्क थे उनमें गेंगलिया सेपरेट थे, 6 थे, यहाँ पे वो सारे फ्यूज हो गए ताकि एक बड़ा सा ब्रेन बन सके। इनके ब्रेन के अंदर आधे एरियाज मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, आधे सेंसरी परसेप्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, आधे इनमें मेमोरी भी बना रहे हैं। मेमोरी अब सिर्फ ह्यूमंस में होती है, कैट्स और डॉग्स और कुछ छोटे एनिमल्स में होती है, लेकिन इन वर्टिब्रेट्स के अंदर भी मेमोरी की पावर है, और ये डिसीजन मेकिंग यानी ये खुद अपने फैसले भी कर सकते हैं, ये इतने इंटेलिजेंट हैं। ब्रेन के अलावा इनकी आईज भी ह्यूमंस या वर्टिब्रेट की आईज से सिमिलर हैं, बल्कि कई एस्पेक्ट्स में उनसे बेहतर भी हैं। ये कैसे? इन कॉन्ट्रास्ट टू द वर्टिब्रेट आई, नर्व सेल्स लीव द आई फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द आई बॉल, सो नो ब्लाइंड स्पॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे आप देखें ह्यूमन की जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो आके तो इनसाइड अटैच होती हैं, और फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो अंदर की तरफ इन्वर्टेड हैं। ऑक्टोपस में वो अंदर की तरफ नहीं आती, लेकिन वो बाहर से ही अटैच हो जाती है और फोटो रिसेप्टर्स डायरेक्ट लाइट कैच कर जाते हैं। यानी ऑक्टोपस की आंख ह्यूमन की आंख से बेहतर है, उसमें ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। सेफलोपोड्स अपनी फोकस को एडजस्ट करने के लिए अपनी लेंस को आगे या पीछे मूव करते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं उनमें जो लेंस है वो मूव तो नहीं करती, लेकिन वो अपनी शेप चेंज करती है, जिसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। तो ये दो मेन डिफरेंसेस हैं ह्यूमन और ऑक्टोपस की आई में। स्क्विड्स की कुछ स्पीशीज कलर्स को डिफरेंशिएट भी कर सकती हैं। सेफलोपोड्स की आंखों में बकायदा इमेज भी बनता है, जिस तरह हम तस्वीरें देखते हैं वो भी हर चीज की तस्वीर देख सकते हैं, वो शेप्स भी देख सकते हैं, दे कैन डिस्क्रिमिनेट ब्राइटनेस एंड पैटर्न्स। अच्छा, लेकिन जो नॉटिलस है इनमें उसकी आई लेस कॉम्प्लेक्स है, उसमें लेंस या नहीं होती, तो वो ऑल्फैक्शन के जरिए यानी स्मेल के जरिए प्रे कैप्चर करता है, बजाय इसके कि वो साइट के जरिए या आइज के जरिए। फिर उसने जियो रिसेप्टर्स यानी स्टेटोसिस की बात की है कि वो उसके कार्टिलेजेस में होते हैं ब्रेन के साथ बिल्कुल। कीमो रिसेप्टर्स यानी उसने ओस्फोरिडिया की बात की है कि वो सिर्फ नॉटिलस में होते हैं। टैक्टाइल रिसेप्टर्स और बाकी कीमो रिसेप्टर्स उनकी सारी बॉडी पे मौजूद होते हैं। फिर वो कहता है कि कलर ब्लाइंड होने के बावजूद सेफलोपोड्स के स्किन के ऊपर क्रोमैटोफोर्स भी होते हैं। क्रोमैटोफोर्स की वजह से वो निहायत कलरफुल होते हैं और अपना कलर आसानी से चेंज भी। ये एग्जांपल देखें, इसकी स्किन कितनी कलरफुल है। ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं इन्हें हम क्रोमैटोफोर्स कहते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं, और ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये आसानी से छुप सकें। इसी तरह ये एक ऑक्टोपस है, ये बिल्कुल अपने बैकग्राउंड की तरह अपनी स्किन का कलर कर लेता है अपने क्रोमैटोफोर्स का कलर चेंज करके। फिर वो कहता है कि कलर चेंज जो है वो कॉर्टशिप डिस्प्लेस में भी इन्वॉल्व होता है। कॉर्टशिप डिस्प्लेस मेट को अट्रैक्ट करने के लिए यानी फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा इनमें बायोलुमिनेसेंस भी होती है। बायोलुमिनेसेंस और क्रोमैटोफोर्स में क्या फर्क है? क्रोमैटोफोर्स जो होते हैं वो स्किन के अंदर क्रिस्टल्स होते हैं जिनसे कलर चेंज हो सकता है, और बायोलुमिनेसेंस बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनकी वजह से लाइट रिएक्शंस होते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। आखिर में वो कहता है तमाम सेफलोपोड्स एक्सेप्ट नॉटिलस और कुछ मेंबर्स ऑक्टोपस की सब क्लास सेरीना के, उनके अंदर एक इंक ऑर्गन होता है या इंक ग्लैंड होता है। इंक ग्लैंड क्या करता है कि जब इन्हें अटैक करने लगा होता है ये अचानक से इंक ग्लैंड के जरिए सिक्रीट कर देते हैं बहुत सारी इंक, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है जो शिकार करने आया होता है। ये इनका इंक सैक है जिससे इंक रिलीज होगी, फाइनल के जरिए बाहर आएगी, और आगे जो शिकारी होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। आखिर में वो लर्निंग पे आ जाते हैं। लर्निंग कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद अदर मोलस्क, बाकी मोलस्क के मुकाबले में ये बेहद ज़हीन है, बेहद इंटेलिजेंस है। इनके ब्रेन के अंदर सेवरल कॉम्प्लेक्स लोब्स हैं जो विजुअल टैक्टाइल रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं। ऑक्टोपस के ब्रेन पे एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि उसे लर्निंग कराई जा सकती है, उसे सिखाया जा सकता है कि वो हमारी मर्जी से कोई काम करे, उसे स्टिमुलेट करें तो वो अटैक कर दे, किल कर दे, फीड कर दे किसी चीज़ पे। उन एक्सपेरिमेंट्स में हमें ये भी पता चला कि वो मेज भी हल कर सकते हैं, पजल्स भी ठीक कर सकते हैं। उन्हें अगर कोई शेप दी जाए तो उसमें डिफरेंट शेप्स वो आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर पैटर्न्स भी बता सकते हैं, और ये भी याद रख सकते हैं कि उन्होंने सीखा क्या है, यानी वो बेहद ज़हीन एनिमल्स हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कुछ लोग कहते हैं कि वो दूसरों को देख के भी इंसानों की तरह सीख भी सकते हैं, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट अभी तक प्रूव नहीं हो सका। क्वेश्चन ये है कि इनमें इंटेलिजेंस इवॉल्व क्यों हुई ह्यूमंस की? तो इंटेलिजेंस के दो ही ऑप्शन हैं, या तो ये हो कि इनकी कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ्स हों या कि इनकी लॉन्ग लाइफ स्पेन्स हो। इनमें तो ये दोनों चीज़ें नहीं है। तो साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये चूंकि शिकारी है, इन्होंने शिकार करना था, और शिकारी मैंने आपको शुरू में बताया था जितना आपका प्रेडेटरी लाइफस्टाइल होगा आपका ब्रेन उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो इनका ब्रेन इसी वजह से कॉम्प्लेक्स होता गया ताकि ये आसानी से प्रे लोकेट कर सकें। सेफलोपोड्स रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ये सारे डायोशियस होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। इनके जो टेंटिकल होते हैं उनमें से एक टेंटिकल को हम कहते हैं हेक्टोकॉटिलस। हेक्टोकॉटिलस मॉडिफाई हो जाता है
और वो स्पर्म ट्रांसफर में काम आता है, यानी कि मेल अपना एक टेंटिकल फीमेल के ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट करता है और वो कुछ पैकेट्स होते हैं स्पर्म के जिन्हें स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं, उन्हें वो फीमेल के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। जो ही स्पर्म इजेक्ट होते हैं तो वो एग्स के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं और वो स्ट्रिंग्स की सूरत में यानी धागों की सूरत में पानी के अंदर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। जो ही वो किसी सबस्ट्रेट पे अटैच होते हैं तो ऑक्टोपस जो हैं वो उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते। इन कंक्लूजन हमने पढ़ा कि ये सबसे कॉम्प्लेक्स मोलस्क हैं और सबसे इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट्स भी हैं। इनमें शेल रिड्यूस होती है या एब्सेंट होती है। कटल फिश के अंदर कटल बोन कहलाती है, नॉटिलस के अंदर वो पेन होती है और इनकी मेंटल से जेट प्रोपल्जन का मैकेनिज्म होता है जिससे ये लोकोमोशन करते हैं। ये प्रेडेटर्स हैं, इस वजह से इनका कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी, नर्वस और सेंसरी सिस्टम इवॉल्व हुआ है और इनके ब्रेन भी काफी कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। डेवलपमेंट इनमें एक्सटर्नल होती है विद इन एग मेम्ब्रेन्स, एग की मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।